Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर असद अली शाह और आज हम अपना थर्ड लेक्चर पढ़ने लगे हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और न्यूमेरिकल्स में इसका क्या फ़ायदा होता है। इसके लास्ट में मैं आपको इनको याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक के बाद आपको कभी भी इनकी वैल्यूज़ नहीं भूलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आप लफ्ज़ प्रीफिक्सेस के ऊपर गौर करें, अगर मैं आपके पास ये लफ्ज़ एक दफ़ा अगेन लिखूँ तो ये लफ्ज़ है प्रीफिक्सेस। अब अगर आप इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो इस लफ्ज़ के 2 हिस्से बनते हैं। एक लफ्ज़ बनता है प्री, प्री का मतलब होता है पहले यानी कि बिफोर। जैसे कि प्री नाइन्थ, नाइन्थ से पहले, प्री फर्स्ट ईयर से पहले, प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले। तो प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। और दूसरी बात ये है कि फिक्सेस का मतलब यहाँ पर है यूनिट, क्योंकि साइंसदानों ने 1961 में क्या फिक्स किए थे? यूनिट्स फिक्स किए थे कि पूरी दुनिया में एक जैसे यूनिट इस्तेमाल होंगे। सो इसका पूरा मतलब क्या बना? इसका पूरा मतलब बना बिफोर यूनिट। तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स कोई भी एक ऐसी चीज है जो आप किससे पहले लिख सकते हैं? यूनिट से पहले लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन प्रीफिक्सेस बेसिकली ऐसे अल्फाज या ऐसे लेटर्स हैं जो आप यूनिट से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन है, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स। प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स या लेटर्स हैं जिनको आप बिफोर ऐसा यूनिट ऐड करते हैं। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट्स, मतलब ऐसा यूनिट से पहले अब जो भी वर्ड ऐड करते हैं किसी वैल्यू के लिए वो प्रीफिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ प्रीफिक्स हैं जैसे कि किलो। अब इनकी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि किलो की वैल्यू है 10⁻3। फिर आपके पास है मेगा जिसकी वैल्यू है 10⁻6। और फिर मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है गीगा जिसकी वैल्यू है 10⁹। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। जिस तरह मैंने इस लफ्ज का नाम टू रखा हुआ है, इस नंबर का नाम मैंने टू रखा है, यानी अगर मेरे पास इतने मार्कर्स हों तो मैं कहूंगा ये 2 मार्कर्स हैं टू। तो मैंने इस नंबर का नाम रखा हुआ है। इसी तरह मैंने इस नंबर का एक नाम रख दिया, यानी जब 10⁻3 नंबर आएगा तो मैं उसको किलो बोल दिया करूंगा। 10⁻6 आएगा तो मैं उसको मेगा बोल दिया करूंगा और 10⁻9 आएगा तो उसको गीगा बोल दिया करूंगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, नहीं। हमने नंबर्स को कुछ नाम दे दिए हैं ताकि आसानी हो। अब आसानी कैसे होगी जरा गौर कीजिएगा। उसके लिए पहले हमें इन पावर्स को समझना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा, 10⁻1 का मतलब है 10 एक दफा है। अगर किसी ने 10⁻1 लिखी हो तो इसका मतलब है 10 एक दफा है। अगर किसी ने 10⁻2 लिखी हो तो इसका मतलब है 10 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आता है 100। सो इसका मतलब है 10⁻2 100 के इक्वल है। इसके बाद 10⁻3 का मतलब है 10 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 10 इंटू 10 इंटू 10। सिर्फ आप 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1000। इसका मतलब है 1000 10⁻3 के इक्वल है। यानी मैं 100 को 10⁻2 लिख सकता हूँ, 1000 को 10⁻3 लिख सकता हूँ। फिर 10⁻4, तो 10⁻4 का मतलब क्या होगा? 10 4 दफा मल्टीप्लाई होगा। सो 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। सो ये आपके पास बनेगा 10,000। यानी कि आप 10,000 को 10⁻4 भी कह सकते हैं। फिर 10⁻5 है तो इसका मतलब है कि 10 आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई होगा। और जब आप 10 को आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 लाख बनेगा। ये देखें। और फिर 10⁻6, तो 10⁻6 का मतलब है 10 आपस में 6 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि अब ये 10 लाख बनेगा। ये ऐसे। सो आप अगर गौर करें तो पावर्स का मतलब आपको समझ में आ गया है। पावर्स का मतलब क्या है कि जो भी पावर है उतनी दफा वो चीज आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो अब यहाँ पर किलो की वैल्यू है 10⁻3 और 10⁻3 का मतलब क्या है? 1000। तो यहाँ गौर करें, मैंने लिखा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा कि आप देखें कि मैंने 1000 को 10⁻3 का है तो 1000 लिखा हुआ है 10⁻3 और ये जिसके इक्वल है किलो के। तो मैं इस 1000 की जगह यहाँ पर सिर्फ 1 रहने दूंगा क्योंकि 1000 खत्म हो गया है। 1000 की जगह मैंने इसका नाम लिख देना है। तो 1000 का नाम हमने क्या रखा हुआ है? किलो। तो यहाँ पर इस 1000 की जगह किलो आ जाएगा और साथ आपके पास आएगा ग्राम जो कि इसका यूनिट है।
अब देखें, ग्राम क्या था? यूनिट। और किलो उससे पहले आई है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स, क्योंकि बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले। सो ये किलो, ये प्रीफिक्स है क्योंकि यूनिट से पहले आई है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो ग्राम है ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ यूनिट। और ये जो किलो है यहाँ पर, दिस इज अ प्रीफिक्स, क्योंकि ये किससे पहले आ रही है? ये यूनिट से पहले आ रही है। सो ये बात आपने याद रखनी है। सो प्रीफिक्सेस कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने नाम दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें 10 लाख ग्राम लिखा है, और 10 लाख को हमने, यानी एक के बाद अगर 6 जीरो हो तो उसको हमने 10 की पावर 6 बोला है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 10 की पावर 6 की जगह कुछ लिख सकते हैं। तो आप देखें 10 की पावर 6 कौन है? मेगा। यहाँ पर मेगा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं चूंकि इस हजार को हटाकर इसका नाम लिख रहा हूँ, और इस 10 लाख का नाम क्या है? मेगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा क्योंकि इसकी जगह मैंने इसका नाम लिखना है। तो 1 लिखकर मैं लिखूंगा मेगा, और आगे मैं लिखूंगा इसका यूनिट जो कि है ग्राम। तो यहाँ पर देखो हमने ये प्रीफिक्स यहाँ पर फिर से लगा दी। तो देखो ये ग्राम है जो कि यूनिट है, और ये मेगा है जो कि प्रीफिक्स है। कैसे पता चला? क्योंकि ये यूनिट से पहले आ रही है। फिर आपके पास यहाँ देखें, एक के बाद 9 जीरो है यहाँ पर, देयर आर 9 जीरोस। तो 9 जीरो है तो मतलब 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 का नाम हमने क्या रखा है? गीगा। तो यहाँ पर आपके पास हम इसकी जगह लिखेंगे 1, साथ हम लिखेंगे गीगा, और आगे हम लिखेंगे ग्राम। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्सेस को यूज कर सकते हैं। अभी हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे तो आप इसको मजीद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए आपने इस बात को याद रखना है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और कुछ मजीद बातें डिस्कस करते हैं। अब इस टेबल में हमने बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं। ये 10 की पावर्स हैं बेसिकली, मतलब 3 का मतलब है 10 की पावर 3, 2 का मतलब है 10 की पावर 2, 1 का मतलब 10 की पावर 1, -1 का मतलब है 10 की पावर -1। सो अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रीफिक्सेस की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको याद कैसे किया जाए। आज से 600 साल पहले इंग्लैंड में एक बादशाह रहता था। बादशाह का नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी का एक बेटा भी था, और उस लड़के को फुटबॉल खेलनी बहुत पसंद थी। अब किंग हेनरी ने अपने बेटे को बुलाया और उसको कहा कि तुम बादशाह के बेटे हो, तुम्हें फुटबॉल खेलने की कोई जरूरत नहीं है, तो गरीबों का खेल है, मजदूरों का खेल है। तुम कोई बड़े खेल खेला करो, बादशाहों वाले खेल खेला करो, घुड़सवारी किया करो, तलवारबाजी किया करो, ये तुम्हारा खेल थोड़ी है फुटबॉल खेलना। लेकिन बेटे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। अब उसके माँ ने, यानी बादशाह की हेनरी ने उसको डांटा और मना कर दिया, पाबंदी लगा दी कि अब तो फुटबॉल नहीं खेलोगे। बेटा बाहर नाराज होके बाहर चला गया। किंग हेनरी की एक आदत थी, किंग हेनरी रात को सोते वक्त चॉकलेट मिल्क पीता था, यानी दूध में चॉकलेट घोल के रात को पीता था, फिर वो सोता था। रात का वक्त तो बादशाह का गुलाम ट्रे में चॉकलेट मिल्क रख के बादशाह के कमरे की तरफ जा रहा था। रास्ते में ही किंग हेनरी का बेटा लपका, और उसने गुलाम से कहा कि मेरे पापा मुझसे नाराज हैं, तुम ये मुझे दे दो, मैं उनको जाके पेश करूंगा और मनाऊंगा भी। रास्ते में जाते जाते किंग हेनरी के बेटे ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली, और उस पुड़िया से जो जहर था वो उस चॉकलेट मिल्क में डाला, और उसने जाके किंग हेनरी को ये पिला दिया। जब किंग हेनरी को जाके उसने चॉकलेट मिल्क पिलाया तो किंग हेनरी फौत हो गया। उसने ये ऐसा किया कि उसका बाप उसको फुटबॉल खेलने से रोकेगा नहीं। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि किंग हेनरी कैसे मरा, तो आप बताएंगे किंग हेनरी जहर आलूद चॉकलेट मिल्क पी के मरा। अब उसका जो बेटा था वो बादशाह बन गया, लेकिन उसको फुटबॉल खेलना तो बहुत पसंद थी, तो वो फुटबॉल भी खेलता था। लेकिन जो कि वो बादशाह था, एक दफा वो फुटबॉल खेलते खेलते हार गया, और हार उससे बर्दाश्त नहीं हुई। सो उसने बाकी खिलाड़ियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। और आप तो जानते हैं फुटबॉल में ये असूल है कि जो बाकी खिलाड़ियों से लड़ता है उसको फिर गेम खेलने नहीं दिया जाता। ये दो कहानियां आपने सुनी। अब इन दोनों कहानियों से आपको प्रीफिक्सेस याद हो जाएंगी। वो कैसे? मुझे बताएं किंग हेनरी कैसे मरा था? किंग हेनरी चॉकलेट मिल्क पी के मरा था। तो इस बात को अंग्रेजी जबान में कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं अंग्रेजी जबान में कि जो किंग हेनरी था, किंग हेनरी डाइड, यानी मर गया। कैसे मरा? बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी चॉकलेट मिल्क पीकर मर गया। ये आपने स्टोरी याद रखनी है। इसी तरह जो उसका बेटा था वो फुटबॉल खेलते हुए लड़ने लगा था, उसको फिर फुटबॉल खेलने से मना कर दिया गया। तो इसको आप अंग्रेजी ज़बान में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि एवरी प्लेयर, यानी हर वो खिलाड़ी, मैड, यानी हर वो खिलाड़ी जो पागल हो जाता है। मैड का मतलब है पागल हो जाना, लड़ने लग जाता।
So every player that gets mad may never play फुटबॉल अगेन। तो हर वो प्लेयर जो लड़ने लग जाता है या लोगों से फुटबॉल में लड़ता है, वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेलता, उसको निकाल दिया जाता है गेम से। सो ये अब आपको 2 कहानियाँ याद रखनी है, इससे आपको सारी प्रीफिक्सेस याद हो जाएँगी। वो कैसे? आपने इनके पहले-पहले लफ्ज़ को देखना है, जैसे किंग में के, एच से हेनरी, डी से डाइड, ड्रिंकिंग, सैंटी और ये मिल्क। सो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से पहले-पहले लफ्ज़ से हम इनके नाम बनाएँगे। जैसे के फॉर किलो। सो पहला प्रीफिक्स आपके पास है किलो और देखिए इसकी वैल्यू 3 लिखी हुई है। इसका मतलब है कि किलो का सिंबल के है और इसकी वैल्यू है 10 की पावर 3, जो कि मैंने वहाँ पर भी अभी आपको बताई। क्वेश्चन एच लिखा है, एच से आपने याद रखना है, एच से होता है हेक्टो। तो ये बनेगा एच और देखो 2 लिखा है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद आपने डी से याद रखना है, डी से का होता है, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपके पास आएगा 10 की पावर 1। उसके बाद फिर डी है लेकिन -1 वाला, तो जो -1 वाला आएगा उसको आप डेसी बोलेंगे, डेसी। इसको आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बनेगा 10 की पावर -1। देन सी फॉर चॉकलेट है, सो सी फॉर आपने सेंटी याद रखना है, सेंटी, और ये बनेगा सी 10 की पावर -2। सी इसका सिंबल है। फिर एम आई है मिल्क, तो इससे बनेगा मिली, MILLI मिली, तो ये बनेगा जी एम 10 की पावर -e। तो ये देखें कि इस तरीके से प्रीफिक्सेस याद करना कितना आसान हो जाता है। इसी तरह की ट्रिक हम यहाँ पर नीचे भी लगाएंगे, जैसे एग्जा, ई फॉर एग्जा, इसको आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा 10 की पावर 18। उसके बाद पी फॉर पीटा, उसके पापा ने इसको पीटा, तो 10 की पावर 15, पी फॉर पीटा और 10 की पावर है 15। देन आपने टी फॉर टेरा याद रखना है, इसको टिक नहीं कहने लग जाना, ये टेरा। सो आपके पास बचेगा t इज इक्वल टू 10 की पावर 12, ये टेरा आ जाएगा। देन ये g है और आपको पता है 10 की पावर 9 अभी हमने यूज किया है, इसको गीगा कहते हैं, तो ये आपके पास आएगा गीगा और इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू बनेगी 10 की पावर 9। देन आपके पास m फॉर मैड है, ये होगा मेगा, m फॉर मेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेगा और मेगा के लिए कैपिटल M और ये आएगा 10 की पावर 6, ये भी अभी हमने यूज़ किया है, आपने देखा होगा। देन ये M है लेकिन -6 वाला, तो -6 वाला M होता है माइक्रो, सो ये होएगा माइक्रो। अब माइक्रो की खास बात ये है कि इसका सिंबल ये है, ये यू नहीं है, इसको म्यू कहते हैं, MU म्यू। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर -6। देन आपके पास -9 है, N फॉर नैनो, N फॉर नैनो, सो ये बनेगा N इज इक्वल टू 10 की पावर -9। देन आपके पास है -12 F के आगे, तो ये होगा फेम्टो, दिस विल बी फेम्टो, और ये आपके पास होगा S इज इक्वल टू 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 के आगे P है, P आपके पास है पीको, इसको कहते हैं पीको और पीको होगा 10 की पावर -12। उसके बाद ये F है 10 की पावर -15, सो ये आपके पास बनेगा फेम्टो और फेम्टो आपके पास होगा 10 की पावर -16, ये याद रखिएगा। और एट लास्ट A है, A फॉर एटो, सो यहाँ पर आप लिखेंगे एटो और ये होगा A फॉर 10 की पावर -8। सो ये वो ट्रिक है जिसके ज़रिए से आप सारी प्रीफिक्सेस को याद कर सकते हैं और आपको इनकी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। अब प्रीफिक्स वाले आर्टिकल में से कुछ एमसीक्यूज़ भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में तो इसकी फिनिशिंग पूछी जाएगी जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, वो एमसीक्यूज़ ज़रा किस तरह के आएंगे वो ज़रा देखिएगा। एमसीक्यू यहाँ से इस तरह से आ सकते हैं कि वैल्यू फेम्टो इज, फेम्टो की वैल्यू क्या है, ऑप्शंस दे देगा वो आपको। ऑप्शन में कहेगा 10 की पावर 3, ऑप्शन में कहेगा 10 की पावर -6, ऑप्शन में कहेगा 10 की पावर -15 और ऑप्शन में कहेगा 10 की पावर -18। सो आपको अगर ये टेबल याद है तो फिर आप बता सकते हैं, ये देखिए फेम्टो और इसकी वैल्यू है 10 की पावर -15, सो ये आपका आंसर है।
इस तरह के एमसीक्यूज प्रीफिक्सेस में से आ सकते हैं। इसके अलावा ये एमसीक्यू शक्ल बदल के कुछ इस तरह से भी आ सकता है। एमसीक्यू हो सकता है जी 10 की पावर 3 इज द वैल्यू ऑफ, 10 की पावर 3 कौन सी प्रीफिक्स की वैल्यू है? अब ऑप्शन में वो आपको कहेगा मिली, ऑप्शन में वो कहेगा माइक्रो, ऑप्शन सेंटी, और ऑप्शन में वो आपको कहेगा किलो। तो अब आपको याद होना चाहिए ये कि 10 की पावर 3 किलो है, सो आपके पास इसका आंसर बनेगा किलो, डेल्टा ऑप्शन। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं प्रीफिक्स वाले आर्टिकल में से। तो बच्चों तो हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। तो ये आपके पास सिंपल नंबर है 2000। अगर आप इसको इस शक्ल में लिख दें, यानी a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये वाली फॉर्म में लिख दे, इस फॉर्म को आप साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इस फॉर्म को समझ लें एक दफा। ये जो a है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कोई भी नंबर होगा, लेकिन कोई भी नंबर होगा बिटवीन 1 एंड 9, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आपने इस ए की जगह पर लिखना है, जो भी आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, भी बताता हूँ कैसे। और ये जो एन है इसका मतलब है नंबर ऑफ जंप्स, यानी आपके पॉइंट ने कितने जंप्स लगाए हैं। ये दोनों बातें भी आपको बताता हूँ, बस इनकी पहचान रखिएगा। ए कोई भी ऐसा नंबर है जो 1 और 9 के दरमियान में है, और एन जो है वो नंबर ऑफ जंप्स को शो करता है। सो ये आपके पास एक नंबर है विच इज 2000। गौर कीजिएगा, अगर आपको इस नंबर में कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा, डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो डेसिमल इस नंबर के एंड पर होगा। तो यहाँ पर डेसिमल है, आपने ये खुद ही समझ लेना, अगर नहीं लगा होगा तो हमेशा लास्ट पर होगा। अब आप देखो आपका पहला नंबर यहाँ पर कौन है? पहला नंबर है 2। तो आपने इसको यहाँ से जंप करवाना है और 2 तक लाना है। सो मैं अब जंप करूंगा, आपने देखना जरा, 1 2 3, यानी 2 तक लाने के लिए मुझे कितने जंप करवाने पड़े? 3। सो 10 की पावर 3 आ गई। देखो ये 3 n की जगह n क्या था? नंबर ऑफ जंप्स। तो चूंकि 3 जंप करने पड़े तो इधर 3 आ गया। फिर चूंकि 2000 था, लेकिन अब पॉइंट उठकर इधर आ चुका है 2 के आगे, सो मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिख दिया। सो ये आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन बन गई। बेटा ये जो शक्ल बनी है, इस फॉर्म का नाम अभी मैंने आपको बताया। इस फॉर्म को आप साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन का एक दूसरा नाम भी है जो आपको पता होना चाहिए। सो यू कॉल दिस नंबर एज साइंटिफिक नोटेशन। इस फॉर्म को आप साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, या फिर आप इसी शक्ल को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। सो दिस इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन और दिस इज नाउन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो साइंटिफिक नोटेशन को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब पेपर में वो आपसे कह सकता है इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन बनाओ, तो आप ऐसे लिख दोगे। अगर वो ये कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो एक ही बात है, आप फिर भी ऐसे लिखोगे। अच्छा, अब इसमें 2 रूल्स हैं, वो जरा रूल समझ लें। पहला रूल नंबर 1, व्हेन पॉइंट जंप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, जैसे ही आपको एक नंबर नजर आ रहा है 289,000 मीटर, क्या आपको यहाँ कहीं पर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैंने भी बताया कि जहाँ डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आता वहां कहाँ होता है? लास्ट पे। तो इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ लास्ट पर होगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो मीटर के आगे लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा मीटर यूनिट है, वैल्यू के आगे पॉइंट लगाना, यूनिट के आगे नहीं लगाना। सो अब इसको जंप करवाएंगे, पहली वैल्यू कौन है? 2, तो आप 2 के आगे ले आएंगे। सो आपके पास 1 2 3 4 5, कितने जंप किए हमने? 5 जंप किए। सो अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो पॉइंट जो पहले यहाँ का, अब वो 2.89 आ गया, तो ये बनेगा 2.89। चूंकि मैंने 5 जंप किए थे, तो यहाँ आएगा 10 की पावर 5। बिल्कुल इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, ये वाली जो साइड है दिस इज द राइट साइड, और ये वाली जो साइड है दिस इज द लेफ्ट साइड। और आप देखो आपका पॉइंट राइट से उठकर किस साइड पर आया? लेफ्ट, यानी पॉइंट जंप्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब कभी भी आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो आपने पावर पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर देखो हमने पावर पॉजिटिव ली है। अगर पॉजिटिव नहीं भी लिखूंगा तो पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। सो जब कभी भी आपका पॉइंट राइट से लेफ्ट जंप करेगा, जैसे ये राइट से लेफ्ट आया, तो पावर पॉजिटिव लेंगे, प्लस लेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन पॉइंट जंप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब आपका पॉइंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो तब आपने क्या करना है?
इसके लिए फिर सिनेरियो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। आप कहोगे कि जब आपका पॉइंट लेफ्ट से राइट जाता है तो अब आप पावर लोगे नेगेटिव। सो इस केस में पावर नेगेटिव आएगी। मिसाल के तौर पर ये आप नंबर देख रहे हैं 0.4 जीरोस है और फिर से 2 है। क्या पॉइंट नजर आ रहा है कहीं? ये है पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले लगा हुआ पॉइंट। अब यहाँ देखो पहली वैल्यू यहाँ से मेरी वाली साइड से, इस साइड से देखो, यहाँ से जाते हुए देखो पहली वैल्यू कौन सी नजर आती है? 6। अपने पॉइंट को 6 से आगे रखना है, एक पॉइंट आगे रखना है। सो अब इसको जंप करवाओ 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक कितने जंप किए हमने? 5 जंप किए। सो अब इसको क्या लिखोगे? वो पॉइंट बन जाएगा 6.2 क्योंकि पहले यहाँ था, अब 6 और 2 के दरमियान में आ गए और 5 जंप थे तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये वाली साइड थी लेफ्ट, ये वाली साइड थी राइट, और आप देखो आप लेफ्ट से कहाँ गए हो? राइट गए हो। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे पावर क्या लोगे? नेगेटिव। तो ये +5 नहीं आएगा बल्कि ये -5 आएगा। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गई होगी। को यहाँ साइड पर प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन दोनों की प्रैक्टिस मटेरियल नजर आ रहा होगा जो मैंने नोट्स खुद बनाए हैं। तो इन नोट्स में आप देखें और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आप इसको प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.